हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माई सेल्फ विवेक गुप्ता। हम लोग कंडक्ट कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, इस चीज को हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं पढ़ा तो पहले फर्स्ट वीडियो देख करके तब इस सेकंड वीडियो में आइएगा। आज हम लोग सेकंड वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोलते हैं और इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। तो पहले ये समझिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी होता क्या है। तो देखिए, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें भी देखते हैं कि किन्हीं दो टाइप के गुड्स को कितने अल्टरनेट तरीके से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग क्या हुआ, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि जबकि मेरे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, यानी हम अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को बढ़ा घटा नहीं सकते। जो हमारे पास रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो किन्हीं दो टाइप के गुड्स को हम कितने अल्टरनेट तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसे मुझे बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी। तो पीपीसी क्या हुआ, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये समझते हैं कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है तो किन्हीं दो टाइप के गुड्स को हम कितने अल्टरनेट तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसके पीछे कुछ एजम्पशंस होती है। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं। ये एजम्पशन क्या होती है कि कुछ चीजों को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, कुछ चीजों को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं और ये मानते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी हम लोग दो चीजों को एज्यूम करके चलते हैं। नंबर फर्स्ट थिंग, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज पहली बात तो लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी मेरे पास कोई रिसोर्स बचेगा नहीं, हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज करेंगे। और नंबर टू, देयर इज नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कि मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये दो चीजों को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो देखिए, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे अप्लाई होता है, तो मैंने इसको एक अच्छे एग्जांपल से आपको लिया है। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए मेरी एक फर्म है जो दो टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करती है, गुड एक्स और गुड वाई। हमारी फर्म दो गुड्स बना रही है, गुड एक्स और गुड वाई। सपोज करिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए में हमारी कंपनी गुड एक्स की 1 यूनिट बना रही है तो गुड वाई की 20 यूनिट बना रही है। गुड एक्स का मैं 1 यूनिट बना रहा हूं और गुड वाई की 20 यूनिट बना रहा हूं। तो क्या वो मार्केट में गुड एक्स डिमांड बढ़ रही थी, तो हमने क्या किया, अब गुड एक्स की यूनिट बढ़ाना स्टार्ट किया, गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किया। तो इससे क्या करना होगा, मुझे गुड वाई का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, हम अपने रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा सकते। तो क्या होगा, जब गुड एक्स का हमको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो गुड वाई का प्रोडक्शन हमको घटाना पड़ेगा। तो आप देखिए, जैसे हमने गुड एक्स को 1 से 2 यूनिट किया तो गुड वाई की 20 से घटकर कितनी हो गई, 18 यूनिट्स रह गई। इसलिए जैसे हमने गुड एक्स को 2 से 3 किया तो 18 से 15 हो गया। फिर यहाँ पर 4 हुआ तो वो 11 हो गया, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ तो ये 6 हुआ, तो ये वाई 0 यूनिट हो गया। तो आप देखिए, जैसे हम गुड एक्स की यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमको गुड वाई का प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है। यानी कि क्यों घटाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ये एज्यूम कर रखा है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेड है, हम अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जैसे हम प्रोडक्ट एक्स की यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं वैसे मुझे प्रोडक्ट वाई की यूनिट रिड्यूस करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। और इसी वजह से आप देखिए कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो हमेशा कॉनकेव शेप में आता है, ये ऑलवेज कॉनकेव शेप में आता है। कॉनकेव शेप में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक गुड्स का प्रोडक्शन मैं बढ़ा रहा हूं तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमारा घटता जा रहा है। गुड एक्स की यूनिट में प्रोडक्शन में बढ़ा रहा हूं तो गुड वाई में हमको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। एक चीज और यहां नोटिस करिएगा, आप मेरे एग्जांपल को ध्यान से देखें तो मैंने जो एग्जांपल लिया, गुड एक्स की हम 1 by 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, गुड एक्स में एक एक यूनिट बढ़ रही है, देखिए गुड वाई में यूनिट जो घट रही है
फर्स्ट टाइम 2 यूनिट घटी, फिर 3 यूनिट घटी, ये 4 यूनिट घटी, फिर 5, फिर 6 यूनिट घट गई। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। एक बात सोचेगा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेगा, जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूं, हम गुड एक्स भी बनाते हैं, गुड वाई बनाते हैं। तो जब मुझे गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ प्लांट और मशीनों को गुड वाई से निकालकर गुड एक्स में यूज करने स्टार्ट करेंगे। तो एज ए प्रोड्यूसर पहले हम वो मशीनों को, प्लांट को रिप्लेस करेंगे जिससे गुड वाई का मिनिमम लॉस हो, जिससे गुड वाई का कम से कम लॉस हो। जैसे देखिए यहां पर पहली बार गुड वाई में 2 यूनिट घटी है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से कुछ प्लांट मशीनों को वाई से एक्स में रिप्लेस करेंगे तो वाई का इस बार कुछ ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि उससे कुछ अच्छी मशीनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कुछ और अच्छी मशीनों ट्रांसफर करेंगे तो 4 यूनिट के यहां पर सैक्रिफाइस होगा। तो इस तरह देखिए जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। गुड वाई में जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट टाइम 2 यूनिट सैक्रिफाइस किया, फिर 3 यूनिट का सैक्रिफाइस किया, फिर 4 का सैक्रिफाइस किया। इस तरह देखिए गुड वाई में आपको जो सैक्रिफाइस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कर्व होगा वो इस तरह से कॉन्केव शेप में आएगा। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। जब हम गुड एक्स की 1 यूनिट बना रहे हैं तो गुड वाई की 20 यूनिट बन रही है। तो जैसे मैंने गुड एक्स का प्रोडक्शन 1 से 2 किया तो वाई का प्रोडक्शन कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया। गुड एक्स का प्रोडक्शन 2 से 3 किया तो देखो वाई में कितना हो गया, 15 हो गया। इस तरह से हम लोग ने ये डायग्राम बनाया और इसका जब हम कर्व बनाएंगे तो ये कर्व हमेशा इस तरह से कॉन्केव शेप में आएगा। तो पीपीसी हमेशा कॉन्केव शेप में होता है। ओके, हाँ देखिए हमने एक पीपीसी कर्व ड्रॉ किया और हम ये जानना चाहते हैं कि पीपीसी के अलग अलग पॉइंट्स पर क्या पोजीशन बनती है। सबसे पहले आप देखें, हमने एक पीपीसी कर्व बनाया ऐसे कॉन्केव शेप में। हमने जो पॉइंट पीपीसी कर्व के ऊपर लगाया, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी और पॉइंट एफ, ये पॉइंट शो कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम पीपीसी कर्व के किसी पॉइंट तक प्रोडक्शन करते हैं तो इसका मतलब हम अपने रिसोर्सेस को फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। ना तो मेरे पास कोई रिसोर्सेस बचा है, ना ही मैं एक्सेस रिसोर्स यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। हम अपने जो भी रिसोर्सेस हैं हम 100% फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट हम एक पीपीसी के अंदर की तरफ लगाते हैं, जैसे आप देखिए पॉइंट सी, ये पीपीसी के अंदर है, तो ये क्या पोजीशन शो कर रहा है कि हम अपने रिसोर्सेस को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। सी वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि हम अपने प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते थे, लेकिन हम अपने जानबूझकर अपने प्रोडक्शन कम कर रखा है। हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, हम ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन हमने अपने रिसोर्स का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। जबकि आप देखिए जो पॉइंट पीपीसी के बाहर होता है, जैसे पॉइंट ई आप देख रहे हैं पीपीसी के बाहर है, तो ये शो कर रहा है आउट ऑफ, या फिर ये ओवर यूटिलाइजेशन, आउट ऑफ कैपेसिटी। आप कैसे बन आउट ऑफ कैपेसिटी कि हम अपनी कैपेसिटी से बाहर की बातें सोच रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए है, हम सोचे मारुति कंपनी का एक शोरूम डलवा लें, क्या पॉसिबल है? क्या कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सोचने की बात है, ये ई वाला पॉइंट बता रहा है कि हमारी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं प्रोडक्शन करने की जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो ई पॉइंट तक कभी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। ओके, तो ये थे अलग अलग पॉइंट्स पर पोजीशंस। देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना आपको, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। शिफ्टिंग एंड रोटेशन, पीपीसी की शिफ्टिंग और रोटेशन कैसे होता है। शिफ्टिंग और रोटेशन क्या मीन्स होता है, एक बहुत से एग्जांपल समझाते हैं। शिफ्टिंग वर्ड का मीन्स होता है जब किसी कर्व के दोनों पॉइंट, दोनों एक्सिस में चेंजेस होता है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस चेंज होते हैं, तो ये होता है शिफ्टिंग। और जब किसी कर्व का केवल एक एक्सिस चेंज होता है, जैसे एक्स एक्सिस में चेंजेस हो रहा है लेकिन वाई में चेंजेस नहीं हुआ, जब वाई में चेंजेस हुआ है एक्स में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो कहलाता है रोटेशन। जैसे आप मेरी इस पेन को देखें, मैंने पेन यहां रखी है, राइट। अब मैं इस पेन को उठाकर यहां रख देता हूं या फिर ऊपर रख देता हूं, तो ये क्या हो रहा है, शिफ्टिंग कहलाता है। लेकिन अगर मैं इस पेन के एक एक्सिस को फिक्स कर लेता हूं और दूसरे एक्सिस को चेंज करता रहता हूं, तो ये क्या हो रहा है, रोटेशन। आप इसको इस पीपीसी कर्व को पढ़ समझें कि ये रोटेशन और शिफ्टिंग कब होती है, जब हम किसी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे लेकिन दूसरे प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये कहलाता है रोटेशन।
लेकिन जब दोनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों बढ़ेंगे या प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों घटेंगे, तो वो कहलाएगा शिफ्टिंग। ठीक है, अब देखिए शिफ्टिंग पहले देखिए कैसे हो सकती है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको दिया, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, कि अगर मानिए गुड एक्स और गुड वाई दोनों के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती है, दोनों प्रोडक्ट का रिसोर्सेज बढ़ता है, तो क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन बढ़ेंगे। तो मानिए पहले हमारा जो पीपीसी बना था, जो ओरिजिनल पीपीसी था वो था ए बी, जो हमारा ओरिजिनल पीपीसी था वो था ए बी। तो जब मैंने दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को बढ़ाया तो क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो गुड एक्स का प्रोडक्शन बी से बढ़कर हो गया B1, जबकि वाई का प्रोडक्शन ए से बढ़कर हो गया A1। तो मेरा जो नया पीपीसी कर्व बना है वो होगा A1 B1। ठीक है ना। अब ये देखिए कि हमारा जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट किया है, क्योंकि इसके दोनों एक्सेस चेंज हुए हैं, तो ये शिफ्ट किया है, और किधर शिफ्ट किया है, राइट साइड। तो जब भी रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा तो याद रखिएगा हमारा पीपीसी राइट साइड शिफ्ट करेगा। वैसे एक बात हमेशा माइंड में रखिए, इकोनॉमिक्स में जब भी हमारा कोई कर्व राइट साइड शिफ्ट करता है तो इसका मतलब इंक्रीज से ही होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कर्व राइट साइड शिफ्ट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज को, दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब इसी का अपोजिट देखिए कि मान लीजिए रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज कर गए, गुड एक्स और गुड वाई दोनों के रिसोर्सेज घट गए, तो क्या होगा, दोनों के प्रोडक्शन भी घट जाएंगे। इससे क्या होगा, देखो मान लीजिए से मेरा ओरिजिनल पीपीसी था ए बी, ओरिजिनल पीपीसी कितना है, ए बी। तो जैसे दोनों प्रोडक्ट के रिसोर्सेज घटेंगे तो दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन भी घट जाएंगे। गुड एक्स का प्रोडक्शन बी से घटकर B1 हो जाएगा, जबकि गुड वाई का ए से घटकर A1 हो गया है। तो अब जो मेरा नया पीपीसी बना, फिर से देखिए A1 B1, और ये बात देखो किधर शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड की ओर। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने रिसोर्स को घटाया तो हमारा पीपीसी लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब आप रिसोर्स बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप पीपीसी राइट साइड शिफ्ट करेगा, और जब हम प्रोडक्शन घटाएंगे तो पीपीसी मेरा लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। ओके, अब देखते हैं ये रोटेशन। देखिएगा रोटेशन कब होता है, मैंने अभी आपसे कहा रोटेशन कब होता है, जब किसी कर्व के एक एक्सिस में कोई चेंजेस होता है और दूसरा एक्सिस कांस्टेंट होता है, तो उसे बोलते हैं रोटेशन। जैसे गुड एक्स में चेंजेस हुआ, वाई कांस्टेंट है, जब वाई में चेंजेस हो रहा है एक्स कांस्टेंट है, तो क्या होगा, रोटेशन। जैसे सिचुएशन देखिए, पॉइंट नंबर ए मैंने आपको दिया, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स ओनली, कि केवल गुड एक्स का रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेगा, जबकि बी का कांस्टेंट है, केवल गुड एक्स के रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, गुड एक्स का केवल प्रोडक्शन बढ़ेगा, जबकि गुड वाई का प्रोडक्शन सेम रहेगा। आप देखें मेरा जो ओरिजिनल पीपीसी है वो ए बी है, और जो नया पीपीसी है गुड एक्स का प्रोडक्शन बी से बढ़कर B1 हो गया, जबकि गुड वाई वहीं पर ए पर है, तो नया पीपीसी ए B1 हो रहा है। और आप देखें रोटेशन किधर जा रहा है, फिर से राइट साइड ये रोटेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि गुड एक्स का केवल प्रोडक्शन बढ़ा है और गुड वाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखिए कि अगर केवल एक्स का रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी डिक्रीज करेंगे क्या होगा, B1 इस बार लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, तो हमारा जो रोटेशन है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। आप देख सकते हैं गुड एक्स का प्रोडक्शन हमारा घट गया, क्यों, क्योंकि गुड एक्स के रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी घट गए हैं, लेकिन गुड वाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब यही बात अपोजिट लेते हैं, अब हम गुड वाई में चेंजेस कर रहे हैं, तो देखो कर्व कैसे बन रहा है। इस बार गुड एक्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, गुड एक्स कांस्टेंट है और वाई चेंज हो रहा है। वाई के रिसोर्सेज अगर इंक्रीज करेंगे क्या होगा, हमारा वाई प्रोडक्शन ए से बढ़कर A1 हो गया, तो इस बार देखो रोटेशन किधर जा रहा है, अप साइड। अगर गुड वाई इंक्रीज करेगा तो मेरा जो कर्व है पीपीसी वो अप साइड रोटेट कर रहा है। देखो यहाँ पर गुड एक्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन गुड वाई का प्रोडक्शन ए से बढ़कर A1 हो गया है। ओके, इसी का अपोजिट, अगर आप गुड वाई का रिसोर्स घटाएंगे तो क्या होगा, गुड वाई का प्रोडक्शन भी घटेगा, जो कि ए से घटकर A1 हो गया। तो इस बार क्या होगा, पीपीसी हमारा डाउन साइड रोटेट कर रहा है, डाउन साइड। गुड एक्स सेम है, गुड वाई का प्रोडक्शन ए से घटकर A1 हो गया, डाउन साइड रोटेट कर गया। तो ये थे शिफ्टिंग एंड रोटेशंस। हम लोग अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। हमारे एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विद एग्जांपल समझाइए।
तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीन्स क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको कि हम इस रूप में व्यक्त करते हैं कि किसी एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी में कितना लॉस किया गया। एक अपॉर्चुनिटी को जब हम पाते हैं तो दूसरी अपॉर्चुनिटी को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी को में जितना हमको सैक्रिफाइस करना पड़ा वो फर्स्ट वाली अपॉर्चुनिटी के लिए उसकी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम में देखा था कि मेरे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो क्या हुआ जब मैंने गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो गुड वाई में प्रोडक्शन हमारा घटने लगा। तो गुड एक्स की एक यूनिट बढ़ाने पर गुड वाई में हमको जितना सैक्रिफाइस करना पड़ा वो गुड एक्स के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। जैसे आप देखिए फिर से सेम एग्जांपल लेता हूं, आप देखें कॉम्बिनेशन ए बता रहा है कि गुड एक्स के हम पहले 1 यूनिट बनाते थे तो गुड वाई के 10 यूनिट बनाते थे। तो जैसे मैंने अपने गुड एक्स की एक यूनिट बढ़ाई 1 से 2 किया तो गुड वाई में मुझे 3 यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ा और वाई कितनी हो गई हमारी 7 यूनिट्स रह गई। तो अगर आप मुझसे पूछें कि गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई, तो मैं कहूंगा गुड एक्स की एक यूनिट बनाने में हमने 3 यूनिट वाई को सैक्रिफाइस किया है। तो प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, 3 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया तो प्रोडक्ट वाई की 3 यूनिट मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ गई। तो अगर आप मुझसे पूछे प्रोडक्ट एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है तो इसको मैं रुपए के फॉर्म में नहीं बताऊंगा, बल्कि इस फॉर्म बताएंगे कि प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट बनाने के लिए हमको वाई के 3 यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो y की 3 यूनिट क्या हो गई x के लिए, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। जैसे आप देखिए इस डायग्राम में हमने शो किया है, हम पहले गुड x की 1 यूनिट बना रहे थे और गुड y की 10 यूनिट बना रहे थे। तो जैसे मैंने गुड x की 1 यूनिट बढ़ाई तो गुड y मुझे कितना बनाना पड़ा, केवल 7 यूनिट्स। तो 3 यूनिट मुझे y का सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो 3 यूनिट क्या कहलाएंगे, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गुड x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें y के 3 यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। ओके, ये था कॉन्सेप्ट हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब समझते हैं पीपीसी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में आते हैं। और देखिएगा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। जो पीपीसी कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, वो हमेशा नीचे क्यों गिरता है, ये अपवर्ड स्लोप क्यों नहीं करता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है। रिमाइंड लगाइए, हमने अभी जो पीपीसी शो किया था आपने देखा वो नीचे तरफ गिर रहा था, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था। तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि ये अपवर्ड स्लोप क्यों नहीं करता। तो एक बात सोचिएगा, इकोनॉमिक्स में जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में अपोजिट रिलेशन होता है तो हमेशा मेरा जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप ही करेगा। आप देखा मेरे जैसे मैंने गुड एक्स की यूनिट बढ़ाना स्टार्ट किया तो गुड वाई में हमको सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो गुड एक्स और गुड वाई में अपोजिट रिलेशन है। जैसे हमने गुड एक्स यूनिट बढ़ाई तो क्या हुआ, गुड वाई में हमको सैक्रिफाइस करना पड़ा, और जिसकी वजह से जो पीपीसी का जो कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एमओसी या फिर एमआरटी भी बोल सकते हैं। एमओसी मींस क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एमआरटी मींस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो प्रोडक्ट एक्स के जैसे हम यूनिट बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो गुड वाई में हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो गुड एक्स और वाई में अपोजिट रिलेशन होने की वजह से जो हमारा पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा। ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है हमारे एग्जाम में। हाँ, एक चीज और देख लीजिएगा, एमओसी या एमआरटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा मींस क्या हुआ, चेंजेस, इन्हें आप कह सकते हो चेंजेस इन गुड वाई डिवाइडेड बाय चेंजेस इन गुड एक्स। ये एमओसी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बनती है कि व्हाई डज द पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन। जो पीपीसी का जो कर्व होता है वो हमेशा कॉन्केव शेप में ही क्यों आता है। आपने देखा पीपीसी जो बन रहा था वो कॉन्केव शेप नीचे इस शेप नीचे आ रहा था, कॉन्केव शेप में आ रहा था। तो हम जानना चाहते हैं हमेशा कॉन्केव शेप में ही क्यों होता है, ये कॉन्वेक्स शेप में क्यों नहीं हो सकता। तो बात समझना, फिर से हम कहेंगे ऐसा क्यों होता है
इसका मेन रीजन ये है कि जो एमओसी या एमआरटी होती है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ट्रेंड पर होती है। आपने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जैसे हम गुड एक्स की 1/1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो गुड वाई में मोर एंड मोर एंड मोर यूनिट हमको सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। पहले 2 यूनिट सैक्रिफाइस हुआ, फिर 3 का सैक्रिफाइस हुआ, फिर 4 का सैक्रिफाइस हुआ, फिर 5 का सैक्रिफाइस हुआ, जिसकी वजह से जो एमओसी है वो कंटिन्यू इंक्रीज करती जाती है। और इसी वजह से मेरा जो हमारा पीपीसी जो कर्व होता है वो कॉन्केव शेप में आता है। इसे देखिए, मैंने एक अच्छे एग्जांपल से आपको समझाया कि ऐसा क्यों होता है। देखिएगा फिर से, गुड एक्स की 1 यूनिट, गुड वाई के 20 यूनिट्स, इसकी 2 हो गई, इसकी 18, 3, 15, 4, 11, 5, 6। तो आप देखिए गुड एक्स में तो एक एक यूनिट बढ़ रही है, लेकिन गुड वाई में मोर एंड मोर यूनिट सैक्रिफाइस होता जा रहा है। पहले 2 यूनिट सैक्रिफाइस हुआ, फिर 3 यूनिट सैक्रिफाइस हुआ, 4 का सैक्रिफाइस हुआ, तो वो सैक्रिफाइस धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। फिर मैंने निकाला डेल्टा वाई, तो आप देखो डेल्टा वाई, इससे पहले कुछ है नहीं इसलिए वहां पे मैंने डैश कर दिया है फर्स्ट यूनिट के लिए। इसके बाद से देखना डेल्टा वाई में चेंजेस कितना हो रहा है, तो y में 20 से 18 चेंजेस कितना हुआ 2 का, फिर 18 से 15 चेंजेस 3 का, 15 से 11 4 का, 11 6 5 का सैक्रिफाइस हुआ, y में चेंजेस हुए। x में जो चेंजेस हो रहा है 1 2 3 4 5 1 यूनिट इंक्रीज करती जा रही है। तो अगर हम एमओसी या एमआरटी निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 तो हम क्या लिख सकते हैं 2:1, 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या लिख सकते हैं 3:1, इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 1 5 डिवाइडेड बाय 1। तो आप देखो जो एमआरटी वो कंटिन्यू इंक्रीज करता जा रहा है और इसी वजह से इसका जो शेप होता है पीपीसी का वो हमेशा कॉन्केव शेप में आता है। तो एग्जामिनर पूछता है कि पीपीसी कॉन्केव शेप में क्यों होता है, तो इसका मेन रीजन ये है कि बिकॉज एमआरटी और एमओसी ऑलवेज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। जो एमआरटी होता है वो कंटिन्यू इंक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से पीपीसी हमेशा कॉन्केव शेप में ही आता है। ओके, हाँ देखिए नॉर्मल केस में पीपीसी हमेशा कॉन्केव शेप में होता है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल देखा था, ये हमेशा कॉन्केव शेप में आता है। क्यों? क्योंकि एमआरटी इंक्रीज करता है, एमओसी या एमआरटी हमेशा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पीपीसी हमेशा कॉन्केव शेप में आता है। मगर किसी रेयर ऑफ द केस में ये पीपीसी हमारा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन यानी कि बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होगा? व्हेन द एमआरटी इज कांस्टेंट, यानी जितना गुड एक्स आप इंक्रीज कर रहे हैं एग्जैक्टली गुड वाई में उतना ही सैक्रिफाइस भी होना हो। जितनी एक्स यूनिट बढ़ रही है उतनी वाई में सैक्रिफाइस भी हो रहा हो, तो वहां पर क्या होगा? एमआरटी कांस्टेंट होगा। तो उस केस में क्या होगा? पीपीसी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में डाउनवर्ड स्लोप करेगा। तो एग्जाम पूछ सकता है कि पीपीसी स्ट्रेट लाइन फॉर्म में कब होता है? कब होता है? जबकि एमआरटी इज कांस्टेंट, एमआरटी कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट पॉइंट फिर से रेयर ऑफ द केस में कि किसी बहुत रेयर ऑफ द केस में पीपीसी इस तरह से कॉन्वेक्स शेप में भी हो सकता है। आपको पता है पीपीसी नॉर्मल केस में कैसे होता है? कॉन्केव शेप में आता है, लेकिन किसी रेयर ऑफ द केस में ये कन्वेक्स शेप में भी हो सकता है। तो ये कन्वेक्स शेप में कब होता है? व्हेन द एमआरटी इज डिक्रीजिंग। वैसे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही रेयर केस है कि एमआरटी डिक्रीज करे। तो अगर एमआरटी डिक्रीज कर रहा है तो ऐसा कब होगा? जब गुड एक्स में इंक्रीज फास्टर रेट से हो और गुड वाई में डिक्रीज लो रेट से हो। तो एमआरटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा और उस केस में पीपीसी कॉन्वेक्स शेप में डाउनवर्ड स्लोप करेगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मल केस में जो पीपीसी होता है वो हमेशा कॉन्केव शेप में ही आता है। तो ये थे कुछ सिचुएशन जो एग्जामिनर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करना चाहेंगे। हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई। खुद भी प्रॉब्लम्स होती है आप मेरी क्लास में आकर मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। सो गुड डे एंड थैंक यू फॉर